हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल वीपी स्मार्ट क्लास में। सो फ्रेंड्स, फिर से आज हम लेकर आ गए हैं पार्ट 5। 20 एमसीक्यू का टारगेट हमने रखा था। आज पांचवा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 100 एमसीक्यू कंप्लीट। आप लोगों के सामने फ्रांसीसी क्रांति के 20 एमसीक्यूज हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को बहुत देर से लेकर आ गया हूं। अब मैं जानता हूं कि दिक्कत होगी आप लोगों को, क्योंकि कोई बात नहीं है, आज वीडियो है तो मुझे कुछ दिक्कत आ गई थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया था। तो आज मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न हम लोग चलते हैं और देखते हैं इस 20 एमसीक्यू में कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं और कौन कौन से नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं इस वीडियो की ओर। 81 वाला एमसीक्यू क्या कह रहा है? कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद, तो इसे हम लोग पहले आप लोगों के सामने समझते हैं इस प्रकार से। फ्रांसीसी क्रांति के बाद कॉमन के बजाय, इसे पहले सही से, हाँ, कॉमन के बजाय क्या शब्द इस्तेमाल किया गया था या क्या किया जाने लगा था उस समय? तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति जो होती है ना, ये क्रांति आप लोगों के चैप्टर में दिया गया है। तो ये क्रांति जो हुई थी, इस क्रांति के बाद जो कॉमन शब्द है, ये कॉमन शब्द के बजाय, यानी क्रांति के पहले कॉमन शब्द का उपयोग किया जाता था, तो इसके शब्द के बजाय क्या शब्द इस्तेमाल किया गया? तो नागरिक शब्द इस्तेमाल किया गया। नागरिक यानी सिटीजन, ठीक है। नागरिक यानी सिटीजन, इसका प्रयोग किया गया, ठीक है। अब अगले पे चलते हैं। अगला क्या है प्रश्न? अगला प्रश्न है कि किसी फ्रांसीसी क्रांतिकारी ने लुई 16वें को नागरिक लुई कैपेड कहने का प्रस्ताव रखा। यानी किस फ्रांसीसी क्रांतिकारी ने, किस फ्रांसीसी क्रांतिकारी ने, तो किसने कहा था? सेट जस्ट ने कहा था। सेट जस्ट, अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। सेट जस्ट ने कहा था कि ये नागरिक लुई कैपेड, इन्होंने कहा था लुई 16वें को, ठीक है। तो डी वाला सही हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि महिलाओं के अधिकारों और नागरिकों के अधिकारों, यानी महिलाओं के अधिकारों और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा ना, यानी कि डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन एंड फीमेल सिटीजन, ठीक है, किसने लिखी थी? तो ये किसने लिखी थी? देखिए, सिटीजन यानी नागरिक, ठीक है। सिटीजन यानी नागरिक होता है, फीमेल यानी स्त्री होती है, वुमेन यानी भी स्त्री होती है, तो दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? ए, ओलिम्प डी गॉडेस गॉजेट, गॉजेट, ये गॉजेट ना, ओलंपे डी गॉजेट ने जो है इसकी घोषणा की थी, यानी इसे लिखी थी। लिखने का मतलब भी यही होता है ना, लिखा फिर घोषणा किया। इसके बाद 84 वाला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि कॉन्टिनेशनल सिस्टम लागू किसने किया था? तो इसको लागू करने वाले थे कौन? नेपोलियन। इसको लागू करने वाले थे नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। सी वाला सही हो जाएगा। स्टार मार्क आप सभी भी लगाते चलेंगे। मेरा काम नहीं है कि मैं आपको स्टार मार्क बताते चलूं, मेरा भी काम है कि मैं आपको स्टार मार्क बताते चलूं, और आप लोगों का भी काम है जो आपको अच्छा लगे वो भी आप याद करो। देखो, याद तो 20 को 20 करना है, जरूरी तो सभी है, लेकिन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं उसे आप लोगों को टिक लगानी है। मैं अक्सर वीडियो में से जो महत्वपूर्ण से बताया हूँ, कुछ वीडियो में नहीं बताया हूँ, तो वो आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोग उसे कन्विंस कीजिए। देखिए, 85 नंबर क्या कर रहा है कि कॉन्टिनेंटल सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य ना, मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटेन को आर्थिक स्वरूप, यानी आर्थिक रूप से कमजोर करना, आर्थिक स्वरूप से कमजोर करना, आर्थिक रूप से कमजोर करना, ये किसका? कॉन्टिनेंटल सिस्टम का मुख्य उद्देश्य था। तो बी वाला आपका सही हो जाएगा। 86 नंबर वाला देखते हैं, नहीं 86, वाटरलू का युद्ध कहाँ हुआ था? ये भी बहुत जरूरी है। वाटरलू का युद्ध जो है वो कहाँ हुआ था?
कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ? कहाँ? ब्रसेल्स बेल्जियम के पास। ब्रसेल्स बेल्जियम के पास ये जो है इसका युद्ध हुआ था। ये बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? 87 वाला यानी 87। क्या कह रहा है? ब्यूरोक्रेसी शब्द, ब्यूरोक्रेसी शब्द का विकास किस क्रांति के बाद हुआ? तो जाहिर सी बात है, हम लोग फ्रांसीसी क्रांति देख रहे हैं, तो इसमें फ्रांसीसी क्रांति के ही बाद ब्यूरो शब्द का इस्तेमाल हुआ होगा। और यही तो सही है, जिसको ना आए वो अंदाजा मार के तुक्का लगा सकता है। इस प्रकार से तो बी हमारा सही हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 88 58 58 नहीं 88, इसे क्या कहते हैं हिंदी में? 88। ठीक है, हिंदी भी सही से आपको आनी चाहिए अंग्रेजी की। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न कि किसी देश के सम्राट और रानी ने फ्रांसीसी क्रांति को भयभीत होकर हस्तक्षेप करने की योजना बनाई। किस देश की सम्राट और रानी ने फ्रांसीसी क्रांति से भयभीत होकर हस्तक्षेप करने की योजना बनाई? तो किसने बनाई थी? ऑस्ट्रिया और प्रशा। ऑस्ट्रिया और प्रशा, बी वाला आपका सही हो जाएगा। ऑस्ट्रिया और प्रशा जो है इन्होंने ही बनाया था। क्या बनाया था? कि भयभीत होकर योजना, फ्रांसीसी क्रांति से भयभीत होकर कि इन्होंने योजना बनाई थी। अब क्या योजना बनाई थी वो तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है भैया कि इन्होंने योजना बनाई थी। आप लोग भी ये कहेंगे तो ऑप्शन में अगर आएगा कभी प्रश्न पूछ ले तो यही इसका उत्तर होगा। अगला देखते हैं क्या है कि वेरियंस की उड़ान, फ्लाइट टू वेरियंस क्या है? क्या क्या थी? तो उस समय ये थी लुई 16वें और उनके परिवार का पेरिस से भागने का असफल प्रयास वेरियंस की उड़ान कहलाता है। यानी कि बी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। इतना बड़ा बड़ा होता है एमसीक्यू, ऐसा लग रहा है प्रश्न ही हो गया है। हाँ, ठीक है, लेकिन क्या करें, जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तब तक तो आंसर में डालना ही पड़ेगा ना, यानी कि एमसीक्यू में। अब 90 वाला एमसीक्यू क्या कह रहा है कि वेरियंस की उड़ान कब हुई थी, और उससे पहले पूछा था कि क्यों हुई थी या कि इसका क्या वो था। तो वो तो लुई 16वें की भागने के असफलता का कारण था। तो ये कब हुई थी? अब भाई वो तो हुआ था, ये तो किसकी असफलता हुई थी? लुई 16वें की, वो भागने की असफलता में हुई थी। तो ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 1791, 91 ठीक है, 1791 में हुआ था। इस प्रकार से 1791 में इसी हुआ था। ठीक है, इसे सही बना लो 1791। वैसे ये भी आप लोगों के यहाँ पे दिया है, आप लोग देख भी सकते हैं 1791। ठीक है, अब 91 प्रश्न पे चलते हैं। 91 क्या कह रहा है कि थार्मीडोर शब्द किस माह से संबंधित है? थार्मीडोर शब्द किस माह से संबंधित है? तो ये किस माह से संबंधित है? आप लोगों को क्या लगता है किस माह से संबंधित है ये? तो ये संबंधित है किससे? क्रांतिकारी कैलेंडर का एक माह, क्रांतिकारी कैलेंडर का एक माह। इस प्रकार से ये ए वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। अब अगले पे चलते हैं 92 पे कि फ्रांसीसी क्रांति से पहले शादी खजाना यानी शाही खजाना, शादी नहीं भैया, शाही खजाना किस कारण से खाली हो गया था? अब इसका आंसर आप देखेंगे तो बहुत सारे भी होते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या था? युद्ध होने के कारण ये खत्म हो गया था। तो अमेरिका को स्वतंत्रता युद्ध में मदद और अत्यधिक खर्च के कारण, अब अत्यधिक खर्च का मतलब क्या हुआ कि जो लुई 16वें की पत्नी थी मेरियाना एंतोइनेट, ये बहुत खर्चीली थी, तो ये भी इसके कारण भी कुछ राजकोष खाली हुआ था। बाकी युद्ध के कारण भी अधिकतर राजकोष ही खाली हुआ था। अगला प्रश्न क्या है कि सोसाइटी ऑफ द फ्रेट्स यानी सोसाइटी ऑफ द फ्रेट्स ऑफ द ब्लैक किससे संबंधी है? बहुत बढ़िया प्रश्न है।
दास का प्रथा उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, बी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद का प्रश्न क्या है कि दास प्रथा को फ्रांस में कब समाप्त किया गया था। दास प्रथा यानी दूसरों को गुलाम बनाकर काम करवाना, ये सब दास प्रथा कहलाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा डी, 1848, यानी अंतिम रूप में, अंतिम रूप में या अंतिम रूप से, जो भी आप कहें। तो ये होगा कौन सा? डी वाला, इस प्रकार से। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि किसी भी चीज़ को आप समझते नहीं। देखिए, ये जो प्रश्न हैं, ये प्रश्नों को अगर आप ध्यान से देखते हैं, अगर देखिए कोई भी चीज़, कोई भी इतना बड़ा तुर्रम नहीं है कि वो अपने से एक बार किसी चीज़ को देख ले वो याद हो जाता है। भैया, किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ते हो तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती है, और अगर आप उसे 4 बार 5 बार रिपीट कर लेते हो तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। और ये क्या है लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी? तो देखो, मैं आपको सिंपल से भाषा में समझाता हूँ कि देखिए, किसी भी चीज़ को आप अगर याद करते हैं, जो वैसे मान लीजिए आज मैंने आपको ये पढ़ाया या आपने इस वीडियो को अभी देखा, तो आपने देखा तो 20 में से एक आध प्रश्न तो याद रहेगा, लेकिन आप कल सुबह जब उठोगे तो याद ही नहीं रहेगा। क्यों? आज याद रहेगा, आज शाम तक याद रहेगा, आज सुबह नहीं याद रहेगा। क्यों नहीं याद रहेगा? क्योंकि देखिए, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में था, जब ये रिफ्रेश हुआ तो ये खत्म हो गया। इसीलिए अगर आपने सुबह में याद किया तो शाम को इसे फिर दोहराएं, फिर सुबह में फिर दोहराएं। इससे क्या होता है ना कि आपको याद रहता है। और कहते हैं ना, किसी भी चीज़ को अगर आप 21 दिन तक कर लो तो वो आपकी लत बन जाती है। ये भी सही है, किसी भी चीज़ को आप कर लो उसकी लत बन जाती है। बन जाती है कि नहीं बन जाती है? इसी प्रकार से तो मैं चाहता हूँ आप लोग पढ़ें, इसलिए 100 MCQ का टारगेट रखा गया है। भाई देख लो, किताब में से 100 MCQ हेर कर निकालना, बहुत ही खोज कर निकालना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। अगर आपने पूरी किताब को पढ़ा है तभी आप पूरे MCQs को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मैंने उत्तर क्या बताया था? डी बताया था, 1848 अंतिम रूप में। ठीक है, अंतिम रूप से। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि देखिए, अब फटाफट से अभी हम लोग हल करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? महिलाएं घर की मालिकिन हैं, लेकिन पुरुषों को कानून का पालन करना चाहिए, करना चाहिए। ठीक है, करना चाहिए। यह विचार किस दार्शनिक ने दिया था? अच्छा, महिलाएं घर की मालकिन होती हैं, खाना पीना बनाती हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, बर्तन धोती हैं, कपड़े कचारती हैं, बहुत सारे काम करती हैं। लेकिन पुरुषों को कानून का पालन करना चाहिए, ये भी एक विचार ही है। तो इस विचार को देने वाले कौन थे? इस विचार को देखिए देने वाले थे, कौन थे? यह एक सामान्य पितृत्वात्मक विचार था, किसी विशिष्ट दार्शनिक का उदाहरण नहीं था। तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि ये जो सामान्य, जो पितृत्वात्मक विचार था, ये किसी विशिष्ट दार्शनिक का उदाहरण नहीं था, यानी किसी भी बड़े जानकार या किसी ने भी नहीं दिया था। ये अपने से सब लोगों ने बना लिया था कि यही होगा। इसका कोई मेन मुख्य ये नहीं था, मुखिया नहीं था कि इसी ने इसको बनाया है। ठीक है, तो डी वाला इसका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है? 96। इसका प्रश्न क्या है कि विनय कांग्रेस को किन देशों से प्रतिनिधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी विनय कांग्रेस में किन देशों के प्रतिनिधियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसको निभाने वाले थे ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रसा। ये अक्सर आते रहते हैं, ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया। अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से आएगा। ये तो केवल MCQs है आप लोगों के पढ़ने के लिए, बिहार बोर्ड के लिए भी है भाई। ये देखिए, अगर फ्रांसीसी क्रांति तो एक ऐसी चीज़ है जिसे आपको जाननी ही पड़ेगी, ना सही किताब में, ना सही तो आपको अपने ज्ञान के लिए तो जाननी पड़ेगी। किसी भी चीज़ को अगर आप ग्रहण करते हैं, ज्ञान को, ठीक है, ज्ञान को, बुरी चीज़ों को नहीं, ज्ञान को अगर आप किसी चीज़ों को लेते हैं तो वो कोई डांटता नहीं, आपको कोई मारता नहीं कि भैया ये आप नहीं कर सकते। पहले आप जिस क्लास में हो उस क्लास का पढ़ो। आप अगर खाली हो अपने क्लास से, अपने क्लास का पढ़ चुके हो, तो आप जो आपकी जो इच्छा करे आप वो पढ़ो। आप किसी भी चीज़, किसी भी लेवल की, आपके कोई भी लेवल नहीं है, आप जिस क्लास में हैं उस क्लास का आप अगर कार्य कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो पढ़ने की, अब देखिए मन में इच्छा आती है तो सब लोग पढ़ते हैं, तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद ये अगला प्रश्न क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति का दीर्घकालीन प्रभाव क्या था?
तो फ्रांसीसी क्रांति का दीर्घकालीन प्रभाव क्या था? तो यह था राष्ट्रवाद और उदारवाद का प्रसार। राष्ट्रवाद क्या है? यानी कि ये जनता 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 और उदारवाद का, देखिए राष्ट्रवाद का मतलब कि राष्ट्र में विवाद जब होता है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। तो और उदारवाद यानी उदार सब लोग हो गए थे दूसरों के प्रति, तो ये बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि किस दार्शनिक ने दो संधियों के सरकार पर लिखा जिसमें सरकार की वैधता सहमति पर आधारित थी? तो इसको देने वाले थे जॉन लॉक या जॉन लॉक है आप जॉन लॉक ही जाने जॉन लॉक को, तो जॉन लॉक। ठीक है, ये गलत हो गया, इसे हम लोग पहले सही बना लेते हैं कलर के हिसाब से। आप लोगों को देखिए कोई भी चीज़ों की कमी नहीं, ये नहीं ऐसे नहीं कि आपने कहा कि सर ने बताया था, ऐसे जॉन लॉक। ठीक है, तो ये इसका प्रश्न सही होगा, तो आप इसे सही बना लीजिएगा। बाकी हम लोग अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो सी वाला आपका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। 99 प्रश्न क्या है कि संवैधानिक राजतंत्र के राजा की शक्तियां कैसी थी? राजा की शक्तियां कैसी थी संवैधानिक राजतंत्र में? राजा की शक्तियां तो ये सीमित थी। आप लोग भी जल्दी जल्दी सोच के बताइए, ये सीमित थी। ठीक है, और आखिरी प्रश्न यानी 100वां प्रश्न, आप बताएंगे कि फ्रांसीसी क्रांति को किस घटना से समाप्त माना जाता है? आखिरी प्रश्न है 100 वाला, मैंने अभी तक किसी में आपको छोड़ा नहीं था, तो लेकिन आखिरी प्रश्न है 100वां प्रश्न। तो इसमें आप बताएंगे कि इसमें फ्रांसीसी क्रांति को किस घटना से समाप्त माना जाता है, तो ये आप बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।